हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 398 की चारों प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? स्पेशल एरे 1। इस प्रॉब्लम में आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है। आपको रिटर्न करना है कि वो एरे स्पेशल है या नहीं है। स्पेशल है तो ट्रू रिटर्न करना है, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। स्पेशल एरे की डेफिनेशन क्या है? एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स, जो भी एडजेसेंट एलिमेंट्स है उनमें डिफरेंट नंबर होने चाहिए और पैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए। पैरिटी डिफरेंट का मतलब है कि एक नंबर अगर ओड है तो दूसरा इवन होना चाहिए। दोनों ओड या दोनों इवन नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया है सिंगल एलिमेंट, ये तो हमेशा ही ट्रू होगा, हमेशा ही स्पेशल होगा। एडजेसेंट एलिमेंट्स है ही नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही होगा। फिर 2 1 4, अगर ये दो एलिमेंट देखें 2 और 1, ये एडजेसेंट है और दोनों डिफरेंट है, ओड और इवन है। फिर 1 और 4 देखें, ये भी डिफरेंट है, एक ओड है एक इवन है। तो पूरा का पूरा एरे हमारा स्पेशल है, इसलिए हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। फिर ये एग्जांपल देखें 4 3 1 6, इसमें 4 3, ये तो हमारा स्पेशल है। फिर 3 1, ये दोनों सेम पैरिटी के हैं, दोनों ही ओड है। हमारी कंडीशन वोलेट हो गई, इसलिए हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाएं। हम फर्स्ट एलिमेंट से लूप लगाना शुरू करें और एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाएं। जहां पर भी हमारी कंडीशन वोलेट हो वहां से हम फॉल्स रिटर्न कर दें। अगर सभी एलिमेंट्स हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा पूरा एरे स्पेशल है और हम ट्रू रिटर्न कर दें। सिंपली हमने फर्स्ट एलिमेंट से लेकर एरे के एंड तक लूप लगाया और i और i-1 इन दोनों की पैरिटी को कंपेयर कर लिया। पैरिटी क्या है? ओड और इवन, ये है। हमने मोड टू लिया। अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब दोनों या तो इवन है या ओड है, हमारी कंडीशन वैलिड हो रही है, तो हम वहां से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर सारे एलिमेंट्स हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि एडजेसेंट एलिमेंट की पैरिटी डिफरेंट है, तो इसका मतलब हमारा एरे स्पेशल है और हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। इसी कंडीशन से हमारा ये भी चेक हो जाएगा कि हमारे दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, क्योंकि अगर सेम होंगे तो हमारी पैरिटी भी सेम आएगी और हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सिंपली हमने एक एन साइज का लूप लगाया तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? O ऑफ एन। और हमने कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं लिया तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? O ऑफ 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? हमारी सेम है, स्पेशल एरे 1 है, बस इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें हमें ये बताना था कि पूरा का पूरा एरे स्पेशल है या फिर नहीं है। इसमें हमें क्यूरीज एरे दिया हुआ है कि फ्रॉम टू, इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक का एरे स्पेशल है या नहीं, वो रिटर्न करो। और इस क्यूरीज एरे में मल्टीपल क्यूरीज हो सकती है, अप टू 10⁵ क्यूरीज हो सकती है। जैसे हमें एरे दिया है, इसमें बोल रहा है 0 से 2nd इंडेक्स, ये चेक करो ये स्पेशल है या नहीं है। 0 से 2nd का 4 3 1, डिफरेंट है सेम है, तो ये स्पेशल नहीं है, तो हमने फुल स्टोर कर लिया। 2 से 3 हमारा क्या हो? 1 और 6, ये हमारा स्पेशल है, तो हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो सेम है, स्पेशल 1 है कि एक इंटीजर एरे दिया हुआ है और साथ में क्यूरीज एरे दिया हुआ है कि हमारे फ्रॉम टू, इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक का एरे स्पेशल है या फिर नहीं है, हमें वो रिटर्न करना है। और हमारे नम्स एरे की लेंथ भी 10⁵ है और क्यूरीज एरे की लेंथ भी 10⁵ है। यानी कि हमें हर एक क्यूरी के लिए बहुत ही एफिशिएंटली सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, आइदर O ऑफ 1 या फिर log ऑफ n। इस टाइप से हमें सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जनरली जब भी आपकी इस टाइप की प्रॉब्लम हो, एक एरे दिया हो और आपको काफी सारी क्यूरीज करनी हो, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम एरे को प्री प्रोसेस करके हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद हमारी क्यूरीज को आंसर करना शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए हम एरे को प्री प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो हमें हमारा एरे ये दिया हुआ था। अगर मैं इसमें देखूं हमारे स्पेशल एरे कौन कौन से हैं, 4 से 3, ये एक स्पेशल एरे। फिर उसके बाद यहाँ से हमारा स्पेशल एरे नहीं रहा, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्पेशल एरे शुरू होगा। 1 6 7 8 9, यहाँ तक हमारा नेक्स्ट स्पेशल एरे जाएगा। फिर यहाँ से हमारी 9 और 7 पैरिटी सेम हो गई, तो नेक्स्ट स्पेशल एरे शुरू होगा 7 से लेकर 7 तक की रहेगा, क्यों 7 और 3 की पैरिटी भी सेम है। फिर 3 से हमारा नेक्स्ट स्पेशल सब एरे शुरू होगा, 3 और 2 ये रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स हमारे सेम स्पेशल एरे का पार्ट है, ये पांचों हमारे सेम स्पेशल एरे का पार्ट है, ये हमारे सेम स्पेशल एरे का पार्ट है और ये भी हमारे सेम स्पेशल एरे का पार्ट है। और क्योंकि ये वाला एलिमेंट हमारे दूसरे स्पेशल सब एरे का पार्ट नहीं है, इसको मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? इनकी नंबरिंग अलग अलग करके, कि ये वाले एलिमेंट्स मेरे जीरो स्पेशल सब एरे का पार्ट है, ये वाले 5 एलिमेंट मेरे फर्स्ट स्पेशल सब एरे का पार्ट है, ये वाला मेरा सेकंड स्पेशल सब एरे है और ये वाले 2 एलिमेंट्स मेरे थर्ड स्पेशल सब एरे के पार्ट है। अगर मैं ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर लूँ तो उसके बाद मैं क्यूरीज को कैसे आंसर कर सकता हूँ? मेरी क्यूरी है 0 से 2, 0 ये है 2 ये है, यानी यहां से यहां तक। अब मैं देखूं
इस जीरोथ एलिमेंट और इस फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों अलग अलग स्पेशल सब एरे के पार्ट है। यानी कि हमारा स्पेशल सब एरे यहाँ से शुरू तो होगा, लेकिन इस एलिमेंट तक कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों का नंबर अलग है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये हमारा स्पेशल सब एरे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 और 1 की पैरिटी सेम नहीं है। और ये हमें कैसे पता चला? स्टार्ट एलिमेंट और एंड एलिमेंट, इन दोनों के स्पेशल सब एरे नंबर को कंपेयर करके, अगर ये सेम होते 2 से 4, ये हमारी क्यूरी होती, तो इसमें हमारा क्या होता? 1 और 1 हमारे सेम स्पेशल सब एरे के पार्ट है, तो इस केस में हमारा ट्रू आता। जैसे हमारा नेक्स्ट क्यूरी क्या है? 2,3, हमारी 2,3 क्या है? दोनों में ही 1 1 फर्स्ट स्पेशल सब एरे के पार्ट है, तो ये हमारा एक स्पेशल सब एरे है, तो हम यहाँ पर ट्रू स्टोर कर सकते हैं। फिर आए 5 to 7, 5 to 7 हमारा क्या है? ये यहाँ पर ये हमारा 5 क्या है? फर्स्ट स्पेशल सब एरे का पार्ट है। 7 सेकंड, यानी कि हमारा कंटिन्यूटी यहाँ से शुरू होकर यहाँ से एंड करने वाला ये एक सिंगल स्पेशल सब एरे नहीं है, बीच में हमारा ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर हमें अगेन फोल स्टोर करना है। अब अगर हम 0 से 6 देखें, 0th इंडेक्स यहाँ पर है, 6th इंडेक्स यहाँ पर है, 0 पर 0 है, 6 पर 1 है, तो यानी कि ये भी हमारे सेम स्पेशल सब एरे का पार्ट नहीं है, तो अगेन इसके लिए भी हम फोल स्टोर कर लेंगे। तो अगर हम इस एरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए कि हमारा स्पेशल सब एरे कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है, और उनको एक सेम नंबर दे पाए, तो उसके बाद हमारा होगा क्या? हमें हर एक क्यूरी के लिए केवल फ्रॉम और टू, जो हमारा स्टार्ट है और जो एंड है, उस पर हमारी वैल्यू को कंपेयर करना है। जैसे 0 और 6, इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे, ये दोनों सेम है, तो ये हमारा एक स्पेशल सब एरे है, नहीं है तो हमारा एक स्पेशल सब एरे नहीं है। अकॉर्डिंगली हम ट्रू और फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाए, तो हमारी क्यूरी एरे तो क्या हो जाएगी? ऑफ 1 में प्रोसेस हो जाएगी। हर एक क्यूरी हमारी ऑफ 1 में प्रोसेस हो जाएगी, तो क्यू क्यूरीज के लिए हमें ऑफ क्यू टाइम लगेगा। अब बात आती है कि हम इस एरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें कैसे। उसके लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं? एरे को एक बार ट्रेवर्स कर ले। हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये तो बाय डिफॉल्ट स्पेशल ही है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा 0th स्पेशल सब एरे शुरू हो गया। फिर मैं इस एलिमेंट पर आया, ये मेरा इससे डिफरेंट पैरिटी का है, यानी कि ये भी अभी तक मेरा स्पेशल है, यहाँ तक मेरा स्पेशल सब एरे चल ही रहा है, तो इसको भी मैं सेम नंबर दे देता हूँ कि ये जो मैंने शुरू किया था उसी स्पेशल सब एरे का पार्ट है। फिर यहाँ से ये दोनों मेरे डिफरेंट आए, 3 और 1 इनकी पैरिटी सेम है, यानी कि यहाँ पर मेरा स्पेशल सब एरे कंटिन्यू नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ? मैं यहाँ से एक न्यू स्पेशल सब एरे शुरू कर दूँ। मैं इसका नंबर दे दूँ 1, कि यहाँ से मेरा फर्स्ट स्पेशल सब एरे शुरू हो रहा है, और फिर मैं चेक करता जाऊँ, ये भी इसी का पार्ट है, ये भी इसी का पार्ट है, ये भी इसी का पार्ट है, ये भी इसी का पार्ट है। जब तक मेरा एरे कंटिन्यू हो रहा है, मैं सेम नंबर इनको असाइन कर दूँ। फिर यहाँ पर मेरा डिफरेंट आया, तो मैं कह दूं कि मेरा स्पेशल सब एरे यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ से मेरा नेक्स्ट स्पेशल सब एरे शुरू होगा। फिर चेक करना शुरू करूं, इन दोनों का भी सेम है, तो यहाँ पर मेरा सेकंड स्पेशल सब एरे खत्म हो गया, यहाँ से मेरा थर्ड स्पेशल सब एरे शुरू होगा। फिर कंटिन्यू करूं, ये मेरा थर्ड का ही पार्ट है, फिर मेरा एरे एंड हो गया। तो इस तरह से मैं एक सिंगल ट्रेवर्सल करके अपने इस एरे को क्रिएट कर सकता हूँ। कोड में भी हमने यही किया है। पहले जो हमारा ये नम्स एरे था, हमने इसको प्री प्रोसेस करके अपने एक वेक्टर में स्टोर कर लिया। स्टार्टिंग में 0th एलिमेंट तो बाय डिफॉल्ट स्पेशल है, तो वहां से हमने 0th स्पेशल सब एरे शुरू कर दिया। फिर हमने 1 से लेकर एरे के साइज तक ट्रेवर्स करना शुरू किया। जब भी हमारी कंडीशन वोलेट होगी कि पैरिटी हमारी सेम आ गई, तो हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्पेशल सब एरे शुरू करना है, तो हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे कि हमारा वहां से नेक्स्ट स्पेशल सब एरे शुरू हो जाएगा, और हमारे बैक में वही वैल्यू स्टोर कर लेंगे। अगर हमारी पैरिटी डिफरेंट होगी, तो यानी कि हमारा सेम प्रीवियस एरे कंटिन्यू हो रहा है, तो ये वैल्यू का इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर डिफरेंट होगी, तभी ये वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा। अकॉर्डिंगली हमारे वेक्टर में सेम वैल्यू या फिर वन इंक्रीमेंटेड वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो इंडिकेट करेगी कि अभी हमारा कौन सा स्पेशल सब एरे चल रहा है। उसके बाद हमें क्या करना था? क्यूरीज एरे पर एक लूप लगाना था, फ्रॉम और टू इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करना था। अगर सेम है तो वहां पर ट्रू स्टोर करना था, अगर सेम नहीं है तो वहां पर फॉल्स स्टोर करना था, और लास्ट में इसी एरे को रिटर्न कर देना था। हमने यहाँ पर एक एन साइज का लूप लगाया, यहाँ पर एक क्यूरीज के साइज का लूप लगाया, तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ गई? एन प्लस क्यू। और हमने स्पेस के नाम पर क्या लिया है? एक वेक्टर एन साइज का, जितना हमारे नम्स का साइज है उतने साइज का हमने एक वेक्टर लिया है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? ओ ऑफ एन। नेक्स्ट हम इस कॉन्टेक्स्ट की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हमें क्या कहती है? सम ऑफ डिजिट डिफरेंसेस ऑफ ऑल पेयर्स। हमें एक इंटीजर दिया हुआ है जिसमें हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और सब में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। डिजिट डिफरेंस को ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं? दो इंटीजर है हमारे, जैसे मान लो 1 3 और 2 3। इनके अंदर डिजिट डिफरेंसेस क्या होंगे?
हर एक डिजिट के कोरस्पॉन्डिंग, हर एक पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग, जैसे पोजीशन 0 मान लेता हूँ, ये पोजीशन 1 मान लेता हूँ। हर एक पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग अगर इनके डिजिट डिफरेंट है तो हमारा 1 ऐड हो जाएगा। जैसे इसमें ये दोनों सेम है तो हमारा कुछ भी ऐड नहीं होगा। ये दोनों डिजिट डिफरेंट है तो हमारा 1 का डिजिट डिफरेंस आ गया। सिमिलरली अगर मैं एक और नंबर लूँ, 543 247, इसमें देखो ये दोनों डिफरेंट है तो 1 ऐड हो जाएगा, ये सेम है तो 0 रहेगा, ये दोनों डिफरेंट है तो 1 ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों का डिजिट डिफरेंस कितना है? 2 है। इस तरह से जितने भी हमारे नंबर्स दिए हैं, जैसे 132312, इसमें जितने भी पेयर बनते हैं, जैसे 1323 एक पेयर ये बनता है, 13 का 12 के साथ पेयर बनता है, फिर एक पेयर हमारा 23 और 12 का बनता है। तो हमें हर एक पेयर का ये डिजिट डिफरेंस निकालना है और उन सबका एडिशन करके हमें रिटर्न कर देना है। नाउ नॉर्मली हम ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या लगा सकते हैं? हम हर एक पेयर को कंपेयर करें और उनके डिजिट्स को देख लें कि डिफरेंट है या फिर सेम है, और सबको हम ऐड करते जाएं। इससे हमारी टाइम वेस्टिंग क्या आएगी? हम सारे के सारे पेयर ट्राई करेंगे तो हमारे एन स्क्वायर पेयर्स होंगे, और अगर हम प्रॉब्लम्स के कॉन्स्टेंट्स देखें तो हमारी 10⁵ एन स्क्वायर 10⁻10 में चली जाएगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो हमें कुछ बेटर करना होगा। बेटर करने के लिए आप एक चीज ऑब्जर्व करो, हमारा एलिमेंट्स क्या है? 132312। अगर मैं इसके इंडिविजुअल डिजिट्स को कंसीडर करूं तो मेरा इस पोजीशन के डिजिट्स क्या आएंगे? 332। मैं इनमें निकाल लूं कि कितने डिफरेंट है। जैसे ये मेरा सेम है, ये मेरा एक डिफरेंट है, ये मेरा एक डिफरेंट है, यहाँ से मेरे 2 डिफरेंट आए। फिर मैं इनको देखूं, 1 2 1, मेरे इस पोजीशन के डिजिट्स को देखूं तो यहाँ से मेरा क्या आया? ये एक डिफरेंट आया, ये एक डिफरेंट आया, यहाँ से भी मेरा 2 आया। 2 + 2 ओवरऑल आंसर मेरा 4 आया। तो मैं चाहे पेयर वाइज करूं, चाहे मैं हर एक डिजिट्स के एलिमेंट्स को सेपरेट कर लूं, उनमें देख लूं कि कितने डिफरेंट है, फिर नेक्स्ट पोजीशन के डिजिट को सेपरेट कर लूं, उनमें देख लूं कि कितने डिफरेंट है, और उन सबको ऐड कर दूं, तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो हमें डिजिट डिफरेंस की डेफिनेशन दी हुई है, उसमें डिफरेंस किसका मैटर करता है? सेम पोजीशन पर जो दो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस मैटर करता है। तो इसलिए हम इस प्रॉब्लम में क्या कर सकते हैं? हर एक पोजीशन के डिजिट्स को इंडिपेंडेंटली भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हमारे 13 23 12 थे, हम इनसे दो एरे बना ले, 3 3 2 का, 1 2 1 का, और फिर इनमें देख लें कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, और फिर हम उनको सम कर दें तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। पर अगेन हमारी प्रॉब्लम अभी भी सेम ही है। हमें अगर 1D एरे बन भी गया तो इसमें हम कैसे निकालें कि हमारे कितने डिफरेंट है? अगर हम पेयर वाइज जाएंगे तो अगेन हमारी एन स्क्वायर आएगी, जो कि टाइम आउट मारेगी। अब हमें देखना है कि अगर हमें ये सिंगल डिजिट का एरे मिल गया तो हम इसमें एफिशिएंटली अपने आंसर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको एफिशिएंटली कैलकुलेट कर पाए तो बस हमें हर एक डिजिट के एरे को सेपरेट करना है और हमारी एफिशिएंट अप्रोच लगा देनी है, क्योंकि हमारा नंबर 10⁻9 इतना ही हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम 10 ही डिजिट्स होंगे। तो हमारी ये एफिशिएंट अप्रोच 10 टाइम्स फॉर लूप में काम कर जाएगी। एफिशिएंट अप्रोच के लिए देखो, मान लेते हैं हमारा एरे ये दिया हुआ था, इसमें से मैंने 0th पोजीशन के डिजिट्स को सेपरेट कर लिया। अब हमारा 1D एरे क्या बन गया? 005556, जिसमें हमारे ये 0th पोजीशन के डिजिट्स हैं। अब अगर हम इसमें देखें, हमारा ये 0 के कोरस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा? 5556। इन चार से ये डिफरेंट है। इस 0 के कोरस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। सिमिलरली इस 0 के कोरस्पॉन्डिंग कितना आएगा? इससे सेम है, बाकी चारों से डिफरेंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी 4 आएगा। फिर 5 के कोरस्पॉन्डिंग कितना आएगा? 1 2 3, इन 3 से डिफरेंट है। ये वाला 5 भी इन 3 से डिफरेंट है, ये वाला 5 भी इन 3 से डिफरेंट है, 0 0 और 6 से, और ये 6 हमारा रिमेनिंग 5 एलिमेंट से डिफरेंट है। तो इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जो हमारे सेम एलिमेंट्स हैं, जैसे 0 था, उनके लिए आंसर सेम आएगा। ये 5 था, इनके लिए आंसर सेम आएगा। तो अगर हम किसी एक के लिए भी कैलकुलेट कर लें तो जितनी भी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतने से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 0 हमारा कितनी बार आता? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स जितना भी एक के लिए आंसर आएगा, एक के लिए आंसर कितना आ रहा था? 4 आ रहा था, तो 0 का कंट्रीब्यूशन हमारे लिए कितना हो गया? 2 × 4 8। सिमिलरली 5 का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 3 टाइम्स आ रहा था, और एक के लिए आंसर कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। 9 इसका कंट्रीब्यूशन हो गया। 6 इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? ये तो 1 ही टाइम आ रहा था और 5 से डिफरेंट था, तो इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन कितना आया? 5। एक चीज तो हमने ऑब्जर्व क्या करी कि अगर हम सिंगल के लिए आंसर फाइंड आउट कर पाए तो हमें उसकी बाकी सारी ओकरेंसीज के लिए भी आंसर मिल जाएगा। सिंपली हम उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इस सिंगल के लिए आंसर फाइंड आउट कैसे करें? अगर हम लूप लगाएंगे तो अगेन हमारी ऑफ एन चली जाएगी,
और हर एक के लिए चेक करेंगे तो एन स्क्वायर चली जाएगी। इसको हम कैसे एफिशिएंटली फाइंड आउट करें, आप इसमें ऑब्जर्व करो। हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 6 थे। जीरो की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2 थी। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये इतने ही एलिमेंट्स तो डिफरेंट होगा जितने टोटल हैं, और जितनी बार ये आ रहा है उनके अलावा बाकी सबसे तो ये डिफरेंट ही होगा। तो 6 - 2 4, इतना हमारा आंसर आएगा। इतना हमारा इस एलिमेंट की वजह से कंट्रीब्यूशन आएगा। तो ये हमारा जब आ गया तो इसको हमें बस क्या करना है, इसी की फ्रीक्वेंसी 2 इससे मल्टीप्लाई करना है, तो सारे जीरो का हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, जिस एलिमेंट को भी हम कंसिडर कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इनटू में टोटल एलिमेंट्स, माइनस में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये वाला पोर्शन तो किसके लिए, कि ये एलिमेंट कितने एलिमेंट से डिफरेंट है, और ये वाला पोर्शन किसके लिए, कि ये एलिमेंट कितने टाइम्स आ रहा है। हर एक एलिमेंट के लिए हमारा आंसर सेम होगा, तो मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन इस एलिमेंट के लिए हम निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, फ्रीक्वेंसी इनटू में टोटल माइनस फ्रीक्वेंसी। तो सिंपली हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेना है, और फिर इस फॉर्मूले का यूज करके फ्रीक्वेंसी इनटू टोटल माइनस फ्रीक्वेंसी हम हर एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे हमारे जीरो की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। 5 की कितनी है, 3 है। 6 की कितनी है, 1। हमारा फॉर्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी इनटू में टोटल माइनस फ्रीक्वेंसी, ये था। तो अब अगर हमें जीरो के लिए आंसर निकालना है तो कितना आएगा हमारा, 2 इंटू में टोटल कितने हैं, 6 - 2, 2 × 4 8 आएगा। फिर 5 के लिए निकालना है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 × 6 - 3, यानी कि 3 × 3 9 आएगा। और 6 के लिए निकालना है तो 1 इंटू में 6 - 1, यानी कि 5। और यही हमने देखा था कि पहले भी इसी तरह से हमारा आंसर आ रहा था, राइट। बस इसमें हमें एक और चीज का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जब मैं जीरो के लिए कंट्रीब्यूशन निकाल रहा था तो मैंने देखा ये जीरो 5 से डिफरेंट है, जीरो इस 5 से डिफरेंट है, जीरो इस 5 से डिफरेंट है, और जीरो इस 6 से डिफरेंट है। सिमिलरली जब मैं 6 के लिए निकालूंगा तो मैं क्या देखूंगा, कि ये 6 मेरा इस 5 से डिफरेंट है, इस 5 से डिफरेंट है, इस 5 से डिफरेंट है, इस जीरो से डिफरेंट है, और इस वाले जीरो से भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो पेयर है हमारा, जीरो और 6 टू टाइम्स कंसीडर हो जाएगा। एक बार जीरो के लिए, एक बार 6 के लिए। तो इस चीज को हमें अवॉइड करना है। तो हमारे जितने भी पेयर्स होंगे 2 टाइम्स कंसीडर होंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 8 + 9 + 5 हमारा 22 आया, 22 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा टोटल 11 आंसर आ जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं तो हम हर एक पेयर को 2 टाइम्स कंसीडर कर ले रहे हैं। एक बार जीरो के लिए, एक बार इस 6 के लिए। जीरो के लिए जब कंसीडर किया तो 0, 6 इस पेयर को कंसीडर कर लिया। 6 के लिए जब कंसीडर किया तो 6, 0 इस पेयर को फिर से कंसीडर कर लिया। जबकि 0, 6 और 6, 0 ये हमारे सेम ही पेयर है, हमें इनको दो बार अलग अलग काउंट नहीं करना है। इसीलिए जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें एक एन साइज का लूप लगाकर सबकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना पड़ा। फिर हमने इस फ्रीक्वेंसी एरे पर एक लूप लगाया सबका आंसर कैलकुलेट करने के लिए। फ्रीक्वेंसी इनटू टोटल माइनस फ्रीक्वेंसी, इस फॉर्मूले का यूज करके हमें हर एक फ्रीक्वेंसी एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इस फ्रीक्वेंसी एरे का साइज कितना होगा, मैक्सिमम 10 ही हो सकता है। हमारे डिजिट 0 to 9 इतने ही डिफरेंट डिजिट हो सकते हैं। तो हमारे इस फ्रीक्वेंसी एरे का साइज कितना होगा, 10 होगा। तो हमने यहाँ पर एक एन साइज का लूप लगाया फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। फिर हमने एक 10 साइज का लूप लगाया इस फॉर्मूले के थ्रू अपना आंसर कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारी एक पोजीशन के लिए टाइम वेलोसिटी कितनी आई, 10 × n इतनी आई। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस काम को रिपीट करना है हर एक पोजीशन के लिए। और हमारी मैक्सिमम पोजीशन कितनी हो सकती है, वो भी 10 ही हो सकती है, क्योंकि हमें दिया है कि हमारा जो भी ये वैल्यू होगी ये 10⁹ से छोटी होगी। यानी कि मैक्सिमम हमारे एक वैल्यू में 10 डिजिट हो सकते हैं, और हमें हर एक डिजिट के लिए ये काम करना है। तो हमें 10 टाइम्स क्या लगानी है, ये वाली अप्रोच। और ये अप्रोच कितना टाइम ले रही है, 10 × n। तो ओवरऑल हमारी टाइम वेस्ट क्या आ जाएगी, 10 × 10 × n। नाउ अब लास्ट क्या रह गया, कि अब हम इन डिजिट्स को सेपरेट कैसे करें। जैसे हमने जीरो पोजीशन को सेपरेट कर दिया, फिर फर्स्ट पोजीशन को सेपरेट कर दिया, सेकंड को कर दिया, थर्ड को कर दिया। हर एक पोजीशन को सेपरेट कैसे करें, इसके लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम एक 2D एरे ले सकते हैं पोजीशन और डिजिट के कोरोस्पोंडिंग। पोजीशन किसके लिए, ये हमारा कि कौन से पोजीशन के डिजिट है, जीरो पोजीशन के, फर्स्ट पोजीशन के, सेकंड पोजीशन के है। और ये डिजिट किसके लिए, कि उस पोजीशन पर हमारे 0 से 9
ये डिजिट्स हो सकते हैं। तो इनकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के लिए इसकी जो भी वैल्यू होगी वो क्या डिनोट करेगी कि हमारी इस पोजीशन पर इस डिजिट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। और जब हमें फॉर्मूला लगाना होगा तो अब हम कैसे मॉडिफाई कर देंगे, हम एक 0 से लेकर 10, क्योंकि हमारी पोजीशन मैक्सिमम 10 तक हो सकती है, यहाँ तक के लिए लूप लगाएंगे। इसके अंदर हमारा फॉर्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी इंटू में टोटल माइनस फ्रीक्वेंसी ये था। और फ्रीक्वेंसी अब हमें किससे मिलेगी, पोजीशन कोमा डिजिट, इससे मिलेगी। तो हम इस फ्रीक्वेंसी को पोजीशन कोमा डिजिट इससे रिप्लेस कर देंगे। ये वाला पार्ट मैं आपको कोड के थ्रू समझाता हूँ। हमें हर एक डिजिट की फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी थी, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी 10 इस साइज का एरे लेंगे और इसके अंदर जो जो डिजिट आएंगे सबकी फ्रीक्वेंसी को हम स्टोर करते जाएंगे, क्योंकि हमारे डिजिट 0 से 9 ही हो सकते हैं। लेकिन ये काम हमें हर एक पोजीशन के लिए करना था। जैसे अगर हमारा नंबर 534 है तो 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, हर एक पोजीशन के लिए भी ये काम करना था। तो हमने इसके आगे एक और डायमेंशन ऐड कर दी जो कि पोजीशन नंबर स्टोर करेगी कि कौन से पोजीशन का ये डिजिट है। तो हमने एक 2D एरे ले लिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ 10,10। फर्स्ट हमारा क्या लगा रहा है, पोजीशन, कि कौन से डिजिट पोजीशन की हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और सेकंड पार्ट नॉर्मल जैसे हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करते हैं उसके लिए कि इस डिजिट की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। फिर सिंपली हमने क्या किया, हर एक नंबर पर लूप लगाया। लूप लगाकर हमने उसके हर एक डिजिट की फ्रीक्वेंसी को अपडेट किया। 534, इसमें हमारे 0th पोजीशन पर 4 है, फर्स्ट पोजीशन पर 3 है, सेकंड पोजीशन पर 5 है। तो स्टार्टिंग में हमने पोजीशन 0, हमें ये 4 स्टोर करना था। 4 हमारा कहाँ पर है, 0th पोजीशन पर है। तो हमने पोजीशन को 0 से शुरू किया और इसका मोड 10 से हमें ये लास्ट वाला डिजिट मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। हमने 0th पोजीशन के 4th डिजिट को प्लस प्लस कर दिया कि ये हमें एक बार मिला है। फिर हमें क्या करना था, ये 3 की फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना था, लेकिन ये कहाँ पर है, हमारी फर्स्ट पोजीशन पर है। तो हमने पहले पोजीशन को प्लस प्लस किया कि हम फर्स्ट पोजीशन के डिजिट को अब अपडेट करेंगे। ये डिजिट हमें कैसे मिलेगा, 534 था, इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 534 डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 53 नंबर बचेगा। तो हमने वही किया है, हमारे नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया तो अब 53 बचा। अगेन मोड लेकर हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। हमें इसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करना है, तो कैसे अपडेट करेंगे, पोजीशन हमारा 1 था, फर्स्ट पोजीशन के डिजिट 3 की वैल्यू हमारी क्या हो गई, एक फ्रीक्वेंसी से अपडेट हो गई। फिर अगेन हम 53 बाई 10 करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा और हमारा पोजीशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने 10 से डिवाइड किया, पोजीशन को अपडेट कर दिया। फिर सेकंड पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग डिजिट की फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास सारे नंबर्स के सारे डिजिट्स की कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे किसमें, हमारे फ्रीक्वेंसी एरे में। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें 1 बाय 1 इन पर लूप लगाना है। जो हमारा एरे स्टोर है इस पर हमें लूप लगाना है। हम 0th पोजीशन की, फिर फर्स्ट पोजीशन की, फिर सेकंड पोजीशन की, और उन पोजीशन में हर एक डिजिट की। बेसिकली ये जो आउटर वाला लूप है, ये पोजीशन वाला लूप है, ये किसके लिए है कि हमें हर एक पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग आंसर चाहिए। और ये इंटरनल वाला हमारा काम क्या है, जो हमने एक एक बिट को सेपरेट किया था। जैसे हमारा नंबर 1 3 2 3 और 5 6 था, तो हमने 3 3 6 एक पोजीशन के सारे बिट को सेपरेट करके एक सिंगल एरे बनाया था और उस पर हमारी अप्रोच लगाई थी। ये इनर वाला लूप उसके लिए है, हमारी फ्रीक्वेंसी इनटू में टोटल माइनस फ्रीक्वेंसी। हर एक डिजिट के लिए लूप लगाओ, उसकी फ्रीक्वेंसी इनटू में हमारा एरे का साइज माइनस में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ये उसका आंसर में कंट्रीब्यूशन होगा, उसको आंसर में ऐड करते जाओ। और ये आउटर लूप किसके लिए है कि हमने जब 3 3 6 इसके लिए कैलकुलेट कर लिया, फिर हमें 1 2 5 इस एरे के लिए भी कैलकुलेट करना है। हमें हर एक पोजीशन पर आंसर चाहिए, तो उसके लिए हमने एक 10 साइज का लूप लगा दिया, क्योंकि हमारे मैक्सिमम पोजीशंस 10 हो सकती है। और लास्ट में हमने आंसर को 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारा हर एक पेयर 2 टाइम्स कंसीडर होगा। तो हमारी ओवरऑल मेन अप्रोच क्या है कि अगर हमारे सिंगल डिजिट्स के नंबर होते तो उसमें हम आंसर कैसे कैलकुलेट करते। फिर क्योंकि अब हमारे सिंगल डिजिट्स के नंबर ना होकर मैक्सिमम 10 डिजिट्स के नंबर हैं, तो हमें हर एक पोजीशन के लिए आंसर चाहिए। तो हमारा हर एक पॉइंट पर पोजीशन ऐड हो जाएगा और हमारी जो सिंगल की अप्रोच थी उसमें हमें हर एक के लिए चाहिए तो एक ऊपर 10 साइज का लूप लग जाएगा कि हमें हमारी इस अप्रोच को 10 टाइम्स रिपीट करना है और अपने आंसर में ऐड करते जाना है। लास्ट में क्योंकि हमारे सारे पेज 2 टाइम्स कंसीडर हो रहे हैं, आंसर को 2 से डिवाइड कर देना है। इसकी हमारी टाइम दृष्टि क्या आएगी, यहाँ पर हमने एक n साइज का लूप लगाया, इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए लूप लगाएंगे। तो यहाँ से हमारी क्या आएगी, n इंटू डी, इतनी टाइम वेलोसिटी आएगी। उसके बाद हम दो 10 10 साइज के लूप्स लगाएंगे।
इनको हम कॉन्स्टेंट्स भी मान सकते हैं या फिर डी इंटू डी ये भी मान सकते हैं। तो n इंटू डी प्लस डी का स्क्वायर ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी 10 इंटू 10 या फिर हम कह दें डी इंटू डी डी का स्क्वायर। डी हमारा क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर। नेक्स्ट हम इस कॉन्टेस्ट की लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज टू रीच द kth स्टेयर। हमें एक नॉन नेगेटिव इंटीजर k दिया हुआ है। हमें कहा है कि एक स्टेयर एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेयर्स है और लोएस्ट स्टेयर नंबर क्या है 0 है। हम स्टेयर नंबर 1 से शुरू करते हैं और हमें kth स्टेयर तक जाना है। हम ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। हम इन दो ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। या तो हम एक स्टेप डाउन कर जाए ith स्टेयर पर है तो i-1 स्टेयर पर आ जाए या फिर हम i+2 जंप एक जंप वेरिएबल है जो कि हमें मेंटेन करके चलना है कि अब तक हमने कितनी जंप की है। इनिशियल वैल्यू क्या है 0। जब जब हम ये वाला ऑपरेशन करेंगे i+2 जंप यानी कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक जंप मारेंगे तो हमारा जंप 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जंप हमारी क्या होगी 2 जंप इतने गैप की होगी। तो हमारे पास ऑपरेशन क्या हो गया अगर हम यहाँ पर हैं या तो एक पीछे चले जाएं या फिर हम जंप मार जाए। कितनी जंप मार सकते हैं 2 जंप और जंप की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो जिस टाइम पर हम जंप मार रहे हैं उस टाइम पर जंप की वैल्यू क्या है वो डिफाइन करेगी कि हमारी जंप का साइज क्या होगा 2 जंप ये हमारी जंप का साइज होगा। हमें रिटर्न क्या करना है टोटल नंबर ऑफ वेज अलाइज कैन रीच टेयर के। हम 1 से शुरू कर रहे हैं टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें हम के पर जा सकते हैं। और साथ में हमें क्या ध्यान रखना है अगर हम एक बार के पर पहुंच गए वहां से भी हम कुछ स्टेप करके अगर वापस के पर आ सकते हैं तो वो हमारा एक न्यू वे होगा। हमें के पर पहुंचकर मान लो ये हमारा के था यहाँ पर पहुंचकर हम पीछे गए फिर जंप मारी उसके बाद भी अगर हम वापस के पर आ सकते हैं तो इसे हमें एक न्यू वे कंसीडर करना है। हमें एक एडिशनल कॉन्स्टेंट क्या दिया हुआ है कि हम कंजिक्यूटिव बैक स्टेप नहीं ले सकते। यानी कि हमने अगर एक स्टेप में बैक स्टेप लिया है तो हमारे पास केवल फॉरवर्ड जंप का ऑप्शन है। हम वापस से एक और बैक स्टेप नहीं ले सकते। जंप के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम एक जंप फिर दूसरी जंप फिर तीसरी जंप जंप कितनी भी कंजिक्यूटिव ले सकते हैं लेकिन बैक स्टेप हम कंजिक्यूटिव 2 नहीं ले सकते। हमने अगर एक बैक स्टेप लिया है तो उसके बाद हमारे पास केवल जंप का ही ऑप्शन है। अगर हम हमारा पहला एग्जांपल देखें कि हमें 0 दिया है हम 1 पर हैं हमें 0 पर जाना है तो क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं एक डाउन स्टेप मार जाऊं एक हमारा ये वे हो गया। फिर जब मैं यहाँ पर आ गया वापस से अपनी फॉरवर्ड जंप मारा अभी जंप की वैल्यू क्या थी 0 थी तो 2 कितना ऐड हो जाएगा फिर कितना आएगा 1 0+1 वापस 1 पर आ गया फिर एक बैक स्टेप मार के 0 पर आ गया। तो टोटल मैं 2 वेज में यहाँ पर पहुंच सकता हूँ तो आंसर आ गया मेरा 2। सिमिलरली अगर मैं K1 लूँ कि 1 से 1 पर आने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है वो 1 पर ही खड़ा है कोई ऑपरेशन ही ना करे एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड तरीका क्या है कि वो 1 पर है 1 से डाउन स्टेप करके 0 पर जाए फिर 2 जंप कितनी 0 1 ये वापस 1 पर आ जाए एक तरीका ये हो गया। फिर एक और तरीका क्या है 1 से शुरू करूं मैं 0 पर आऊं जंप मार के मैं 1 पर चला जाऊं अब मेरी जंप की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर से मैं बैक स्टेप मार के 0 पर आऊं और अब जंप मारूंगा तो 2 2 ऐड होगा मैं जंप मार के 2 पर चला गया और फिर 2 से बैक स्टेप मार के 1 पर आ गया। तो एक तरीका मेरा ये हो गया। इसके अलावा एक तरीका क्या है मेरा मैं 1 पर हूँ पहले मैं जंप परफॉर्म कर दूं अभी मेरी जंप की वैल्यू क्या थी इनिशियल 0 थी तो मैं जंप करके 2 पर चला गया फिर 2 से बैक स्टेप मार के मैं 1 पर आ गया। तो इस तरह से मेरे पास ये 4 डिफरेंट वेज है तो हमें 4 रिटर्न करना है। हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या है कि के की वैल्यू हमारी बहुत ही लार्ज दी हुई है। नाउ जब भी हमारी टोटल नंबर ऑफ वेज हमें कुछ ऑपरेशन दिए होते हैं और हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं तो सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारी क्या होती है कि हम सारे ऑपरेशंस को ट्राई करें और फिर चेक कर लें कि हमारे कितने नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं। बेसिकली एक रिकर्सिव फंक्शन लिख दें और उसकी ब्रांचेस क्या होंगी जो भी हमारे ऑपरेशंस हो और बेस केस क्या होगा जब भी हम के पर पहुंच गए तो हमारे आंसर में एक वे ऐड हो जाएगा। तो हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं और फिर उस रिकर्सिव फंक्शन को लिखने के बाद हम देखते हैं कि हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। बेसिकली उस पर डीपी लगा सकते हैं मेमोराइजेशन लगा सकते हैं। हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं वो ऑप्टिमाइजेशन कब होगी जब हमारी स्टेट्स रिपीट हो रही होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसका रिकर्सिव फंक्शन कैसे लिख सकते हैं फिर हम देखेंगे कि हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। रिकर्सिव फंक्शन के लिए हमें क्या करना होता है
सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करना होता है। हम फर्स्ट पोजीशन पर हैं, हमें केथ पोजीशन पर जाना है। हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम बैक स्टेप मार दें i-1, यानी कि 1 पे है तो 0 पर आ जाए, या फिर हम जंप मार जाएं। जंप क्या होगा, 1 + 2⁻0 हमारी 2 पर आ जाएंगे। या तो मैं बैक स्टेप मार दूं या फिर जंप मार दूं, मैं ये दो ऑपरेशन को ट्राई करूं। अगेन यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, बैक स्टेप मार सकता हूँ या फिर जंप मार सकता हूँ। लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी कि हम कंसेक्यूटिव बैक स्टेप नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमने एक बैक स्टेप लिया था, तो हम यहाँ पर बैक स्टेप नहीं ले सकते, i-1 इस ऑपरेशन को तो ट्राई नहीं कर सकते। हम केवल जंप ऑपरेशन को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जंप ऑपरेशन मारा था, तो यहाँ पर हम बैक स्टेप भी ट्राई कर सकते हैं और हमारा जंप ऑपरेशन भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा रिकर्सिव फंक्शन वर्क करेगा। हमें ध्यान किस चीज़ का रखना पड़ेगा, अभी हम किस पोजीशन पर है। जैसे यहाँ पर 1 थे, 1 से 0 पर आ गए, यहाँ पर 2 पर आए। अभी हम किस पोजीशन पर हैं, हमारी नंबर ऑफ जंप्स कितनी हो गई, ये किसके लिए, हमारे 2 जंप। हमारी नेक्स्ट जंप का साइज कितना होगा वो इसी से तो मिलेगा। तो हमारी नंबर ऑफ जंप्स अभी तक कितनी हो गई। फिर उसके अलावा हम जंप्स का ट्रैक कर रहे हैं, तो हम नंबर ऑफ बैक स्टेप्स का भी ट्रैक रख सकते हैं। बाद में हम देख सकते हैं कि हमें इसकी जरूरत है या नहीं, अकॉर्डिंगली इसको रख सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। अभी हम जंप्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो हम नंबर ऑफ बैक स्टेप्स इसको भी मेंटेन कर लेते हैं, बाद में हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और लास्ट में हमें एक और वेरिएबल क्या चाहिए कि हमें बैक स्टेप अलाउड है या नहीं है। जैसे यहाँ पर अलाउड नहीं था, यहाँ पर अलाउड था, तो हमारा बैक स्टेप अलाउड है या फिर नहीं है। हम ये 4 वेरिएबल्स लें और हमारे रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर दें। स्टार्टिंग में हमारी वैल्यूज क्या रहेगी, हम पोजीशन तो फर्स्ट से शुरू करें। जंप्स अभी हमारी 0 है, नंबर ऑफ बैक स्टेप्स अभी हमारे 0, हमने कोई नहीं लिया, और बैक स्टेप हमारा अलाउड है। ये हम 1 या 0 से इंडिकेट करेंगे। 1 मतलब अलाउड है, 0 मतलब अलाउड नहीं है। तो हमारा इनिशियल रिकर्शन यहाँ से शुरू होगा। फिर रिकर्शन के अंदर हमें क्या करना है, दोनों स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। या तो हम बैक स्टेप लें या फिर हम जंप करें। बैक स्टेप कब ले सकते हैं, अगर हमारा बैक स्टेप अलाउड है तभी हम बैक स्टेप ले सकते हैं। हम बैक स्टेप लेंगे, इसका मतलब क्या है, हमारी पोजीशन तो 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी, नंबर ऑफ जंप्स हमारी अभी सेम ही रहेंगी, नंबर ऑफ बैक स्टेप्स हमारे +1, जो भी प्रीवियस बैक स्टेप थे उससे +1 हो जाएंगे। और अब हमें बैक स्टेप अलाउड को 0 भेजना है कि हम एक बैक स्टेप ले चुके हैं, नेक्स्ट में हमें बैक स्टेप लेना अलाउड नहीं है, हम कंसेक्यूटिव बैक स्टेप नहीं ले सकते। फॉरवर्ड जंप के केस में हम क्या करेंगे, ये तो अनकंडीशनल है, हम कभी भी ले सकते हैं। जंप के केस में हमारा क्या होगा, हमारी पोजीशन पोजीशन +2 जंप, जंप की जो भी वैल्यू होगी उससे अपडेट हो जाएगी। हमारी नंबर ऑफ जंप्स +1 हो जाएगी, नंबर ऑफ बैक स्टेप्स सेम ही रहेंगे, और बैक स्टेप अब हमें अलाउड रहेगा क्योंकि लास्ट स्टेप हमने जंप का लिया है, तो नेक्स्ट आइटरेशन में हम बैक स्टेप भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ओवरऑल रिकर्शन रहेगा। हमारे रिकर्सिव फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, हमारी अभी पोजीशन 1 है, नंबर ऑफ जंप 0 है, नंबर ऑफ बैक स्टेप 0 है, हमें बैक स्टेप्स अलाउड है। ये एक्सपोनेंशियल वेक्टर क्या है, बेसिकली हमें क्या करना है, 2 जंप हर बार ये ऐड करना है अपनी पोजीशन में। तो हमने इसको प्री प्रोसेस करके रख लिया है। हमने 2 रेज़ टू पावर 31, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3 अप टू 2 रेज़ टू पावर 31, इन सबको पहले से ही एक एरे में स्टोर करके रख लिया है, ताकि हमें हर बार इसको कैलकुलेट ना करना पड़े, हम डायरेक्टली उस एरे से इस वैल्यू को ऐड कर दें। हमने ये 2 रेज़ टू पावर वाला एरे पास किया है, और हमारा के वैल्यू कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है वो हमने रिकर्सिव फंक्शन में पास कर दिया है। रिकर्सिव फंक्शन में हमारे कुछ बेस केस रहेंगे, ये हम अभी डिस्कस करते हैं कि हमारे बेस केस क्या होंगे। बेस केस के बाद हमें क्या करना है, दोनों पॉसिबिलिटी को ट्राई करना है कि हमें एक जंप लेनी है और बैक स्टेप लेना है। जंप के केस में हमारा क्या हो रहा था, पोजीशन +2 रेज़ टू पावर जंप, ये हम इस एरे से ले रहे हैं। हमने न्यू पोजीशन पास कर दी, हमारी जंप 1 से इंक्रीमेंट हो गई, बैक स्टेप उतने ही रहे, अब हम नेक्स्ट आइटरेशन में बैक स्टेप ले सकते हैं, तो 1 पास कर दिया। फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या था, बैक स्टेप ले, ये कब ले सकते हैं, जब हमें बैक अलाउड हो, बैक स्टेप लेना अलाउड हो। अगर ये अलाउड है तो हमारा क्या होगा, पोजीशन 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी, जंप सेम रहेंगी, बैक स्टेप 1 से इंक्रीमेंट हो जाएंगे, और नेक्स्ट आइटरेशन में हमें बैक स्टेप नहीं ले सकते, तो हम 0 पास कर देंगे। और लास्ट में हम टोटल नंबर ऑफ वेज को रिटर्न कर देंगे। अब हमारे बेस केसेस क्या रहेंगे, अगर हमारी के पोजीशन के पर हम पहुंच गए तो हमारा एक वे ऐड हो जाएगा, लेकिन हमें रिकर्शन को यहाँ पर टर्मिनेट नहीं करना। क्यों, क्योंकि हमें दिया है अगर के से हम कुछ स्टेप्स लेकर वापस इस पर आ सकते हैं, तो हमें वो भी एक एडिशनल वे काउंट करना है। तो हम यहाँ पर रिकर्शन को टर्मिनेट नहीं करेंगे, केवल अपने वे को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो फिर हमारा रिकर्शन टर्मिनेट होगा कैसे, इसके लिए आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि हम बैक स्टेप में केवल -1 इतना ही जा सकते हैं, और कंजिक्यूटिव हम 2 बैक स्टेप्स नहीं ले सकते। और हमारे फॉरवर्ड स्टेप में एटलीस्ट 1 का इंक्रीमेंट तो होगा ही। मिनिमम जंप कितनी इंक्रीमेंट होगी, 2 रेज़ टू पावर 0 जो कि 1 है।
इसके बाद 2 रेस्ट पावर 1, 2 रेस्ट पावर 2, ये सारी 1 से बड़ी ही होंगी। तो एटलीस्ट हम जब भी जंप करेंगे तो एटलीस्ट हम 1 तो आगे जाएंगे ही जाएंगे, और बैक स्टेप में हम मैक्सिमम -1 ही पीछे आ सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट से हम 2 स्टेप्स पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हमने बैक स्टेप लिया अभी, एक स्टेप पीछे भी आए, यहाँ से हम फिर से आगे चले जाएंगे। तो हमारी कंडीशन यही रहेगी कि जब भी हम k+2 यहाँ पर या इसके कहीं पर भी आगे पहुंच गए, उससे हम वापस k पर नहीं आ सकते। तो यही हमारे रिकर्शन की टर्मिनेशन कंडीशन होगी। जब भी हमारी पोजीशन k+2 से ज्यादा हो गई, हम वापस k पर नहीं आ सकते, तो हमें कोई न्यू वे नहीं मिलेगा, तो यहाँ से हम 0 रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा रिकर्शन रहेगा। और क्योंकि हम हर बार 2 स्टेप्स दोनों ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं, और ये ऑप्शन हमारे काफी डीप तक जा सकते हैं, तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल में आएगी। इसको हम बेटर कैसे करें? बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, मेमोराइजेशन लगाते हैं। नॉर्मली हम मेमोराइजेशन में क्या करते हैं, पहले हमें देखना होता है कि हमारी स्टेट्स रिपीट होंगी या नहीं होंगी। अगर रिपीट होंगी तो जो भी हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स हैं, उन पर हम हमारी स्टेट्स को मेमोराइज करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि क्या हमारी स्टेट्स रिपीट होंगी। इसके लिए आप एक चीज ऑब्जर्व करो, हमारा जंप ऑपरेशन क्या है, 2 रेज टू पावर जंप, इस टाइप से है। और हमारा बैक स्टेप क्या है कि पोजीशन -1, इस टाइप से है। हमारे जंप वेरिएबल में हमारी पोजीशन का कोई रोल है ही नहीं। जब भी हम जंप लेंगे, फर्स्ट टाइम वो 1 से इंक्रीमेंट होगी, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से, फिर 16 से। हर बार 2 रेज टू पावर समथिंग से इंक्रीमेंट होगी। और डिक्रीमेंट में हमेशा क्या होगा, -1 से ही वो डिक्रीमेंट होगी। तो जब मैं मान लो 1 से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं पहले पीछे जाकर फिर यहाँ पर आऊँ। जैसे इससे क्या होगा, 1 - 0, 0 + 2 रेज टू पावर 1, फिर से मैं 1 पर आऊँ। या फिर मैं पहले जंप लेकर फिर बैक स्टेप लूँ। मैं कहाँ पर आया, जंप लेकर 2 पर आया, फिर -1 किया, तो मैं सेम ही पोजीशन पर पहुंचूंगा। यानी कि मेरी फाइनल पोजीशन केवल नंबर ऑफ जंप्स और नंबर ऑफ बैक स्टेप पर डिपेंड कर रही है। ये किस ऑर्डर में आ रही है उस पर डिपेंड नहीं कर रही। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 2 जंप लेते हैं और 2 बैक स्टेप लेते हैं, और दोनों का ऑर्डर मिक्सअप कर देते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी फाइनल पोजीशन सेम है या नहीं है। हम 1 से शुरू करेंगे, हम 2 जंप्स लेंगे, 2 बैक स्टेप्स लेंगे। ऑर्डर हम मान लेते हैं कि पहले हम जंप जंप बैक स्टेप इस ऑर्डर में करते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, पहले हमारे इनिशियल जंप की वजह से क्या ऐड होगा, 2 रेज टू पावर 0 ऐड होगा। फिर सेकंड जंप की वजह से 2 रेज टू पावर 1 ऐड होगा। बैक स्टेप की वजह से -1 होगा, बैक स्टेप की वजह से -1 होगा। अगर मैं इसको इस तरह से कर देता, JB जंप बैक स्टेप, तो भी मेरा क्या होता, पहले 2 रेज टू पावर 0 ऐड होता, फिर -1 होता, फिर 2 रेज टू पावर 1 ऐड होता, फिर -1 होता। और क्योंकि मैं प्लस और माइनस ऑपरेशन को आपस में मिक्स कर सकता हूँ, कि पहले इस 2 रेज पावर 1 को इधर ले जाऊं चाहे स्टार्टिंग में ले आऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों मेरी इक्वेशन सेम है। तो मेरे जंप और बैक स्टेप का इफेक्ट सेम ही रहेगा, तो मेरी फाइनल पोजीशन भी सेम ही रहेगी। और क्योंकि हम सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई कर रहे हैं, तो हम ये वाला ऑर्डर भी ट्राई करेंगे, ये वाला ऑर्डर भी ट्राई करेंगे, यानी कि हमारी स्टेट्स रिपीट होंगी। तो हम इस पर डीपी लगा सकते हैं। डीपी लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स देखते हैं। हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स क्या थे, पोजीशन थी, नंबर ऑफ जंप्स था, नंबर ऑफ बैक स्टेप्स था, और बैक स्टेप्स अलाउड है या नहीं, ये 4 चेंजिंग वेरिएबल्स थे। यहाँ से हमने एक चीज देखी, हमारी पोजीशन जो है, नंबर ऑफ जंप्स और नंबर ऑफ बैक स्टेप्स, इन्हीं पर डिपेंड कर रही है। तो हम इस पोजीशन को इनसे डिराइव कर सकते हैं, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। जब भी हमारे नंबर ऑफ जंप्स और नंबर ऑफ बैक स्टेप सेम होंगे, तो हमारी पोजीशन भी सेम ही आएगी। तो हमें इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। हम केवल जंप्स बी और हमारे बैक स्टेप्स अलाउ, इसको मेमोराइज कर सकते हैं। अब हमारी इनकी रेंज क्या रहेगी, आप एक चीज नोट करो, जब भी हम जंप ले रहे हैं, हमारी जंप 1 से इंक्रीमेंट हो जा रही है, और अल्टीमेटली ऐड हम कितना कर रहे हैं, 2 रेज टू पावर जंप। तो हम 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, अप टू इस तरह से 2 रेज टू पावर x, इस तरह से हम इंक्रीमेंट करेंगे। और इंक्रीमेंट हमें कब तक करना है, जब तक हमारा k+2 इससे पहले पहले है। जब भी इसके बाद पहुंचेगी हमारी पोजीशन, तो हम रिकर्शन को टर्मिनेट कर देंगे। और मैक्सिमम के हमें क्या दिया है, 10 रेज टू पावर 9। तो हमें जंप कब तक करनी है, जब तक हमारा 2 रेज टू पावर x हमारा 10 रेज टू पावर 9 से छोटा है। जैसे ही उससे बड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद के जंप की हमें जरूरत नहीं है। और ये नंबर हमारा क्या निकल के आता है, अप्रोक्स 30 के करीब निकल के आता है। आप चाहो तो इसको एग्जैक्टली निकाल सकते हो, या आप किस चीज का यूज कर सकते हो, कि हमारा इंटीजर 32 बिट्स का होता है, और उसकी रेंज कितनी होती है, 10 रेज टू पावर 9 से बड़ी होती है। तो आप 32 बिट साइज का ऑटोमेटिकली ले सकते हो, और एग्जैक्ट नंबर निकालना हो तो वो 30 आएगा। अदरवाइज आप इसको 32 कंसिडर कर सकते हो। सेम, क्योंकि हम नंबर ऑफ बैक स्टेप्स एक साथ 2 नहीं ले सकते, तो हम जंप बैक स्टेप इस टाइप से मिक्स ही करेंगे।
तो यानी कि नंबर ऑफ बैक स्टेप्स हमारे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जितनी हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप्स हो सकती है, 30 या 32, जो भी आप कंसिडर करना चाहो। बैक स्टेप अलाउड तो हमारा क्या होगा, ट्रू या फिर फॉल्स ही होगा कि अलाउड है या नहीं है, 1 या 0 ही होगा। तो इसका साइज तो कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो सिंपली हम एक 30 × 30 × 2 इस साइज का डीपी वेक्टर लेकर अपनी स्टेट को मेमोराइज कर सकते हैं। हमारी मैक्सिमम जंप कितनी हो सकती है, 30। तो हमें 0 से लेकर 30, टोटल 31 वेरिएबल्स चाहिए। तो जंप का साइज हमने क्या ले लिया, 31। सिमिलर बैक स्टेप 0 से लेकर 30, तो इसका साइज भी 31। और इसका साइज कितना, ट्रू और फॉल्स, यानी कि दो साइज। हमने इस साइज का डीपी वेक्टर ले लिया और हमारे रिकर्सिव फंक्शन में पास कर दिया। फिर रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस को हैंडल करने के बाद हमने चेक कर लिया कि ये चीज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है या नहीं कर रखी है, तो यहीं से उसको रिटर्न कर दो। बार बार उसे रिकर्शन के थ्रू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमारे रिकर्सिव फंक्शन में इनको पास करते गए और लास्ट में रिटर्न करने से पहले इसको मेमोराइज कर लिया, ताकि उसको यहाँ पर रीयूज कर सके। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, हमने 31 × 31 × 2 इस साइज का वेक्टर लिया था। तो इतनी हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, दो ब्रांच कर रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हमारी टाइम वेलोसिटी किस में आ जाएगी, मैक्स नंबर ऑफ जंप्स, मैक्स नंबर ऑफ बैक स्टेप्स इनटू में बैक अलाउड, जो भी इसका साइज होगा, यानी कि 31 × 31 × 2 जितनी हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। और इतनी ही हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी, किसके लिए, हमारे डीपी वेक्टर के लिए। नाउ लास्ट में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल एरे 2⁻0 2⁻1 ये हमने स्टोर कैसे किया है। हमें 2⁻30 यहाँ तक मैक्सिमम चाहिए था, यानी कि टोटल हमें 31 एलिमेंट्स चाहिए थे, 0 से लेकर 2⁻30 यहाँ तक चाहिए थे। तो हमने 31 साइज का एक वेक्टर ले लिया। फिर हमारी 2⁻0 कितनी होती है, 1 होती है। तो हमने वहां पर 1 इंसर्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई होती जाती है। 2⁻1 कितनी होगी, 2⁻0 × 2। फिर 2⁻2 कितनी होगी, 2⁻1 × 2। 2⁻3 कितनी होगी, 2⁻2 × 2। तो वही हमने किया है, 1 से लेकर 31 तक का लूप लगाया। जो भी प्रीवियस 2 थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमें 2⁻29 निकालना है, तो जो भी 2⁻28 की वैल्यू थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2⁻29 आ गई, उसको स्टोर कर दो। फिर हमारी नेक्स्ट 2⁻30 निकलेगी, तो कैसे निकलेगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2⁻30 ये हमारी आई, इसको अपने ith पोजीशन पर स्टोर कर लो। इस तरह से हमारी हर एक पोजीशन पर 2⁻0 2⁻1 अप टू 2⁻30 ये स्टोर हो जाएगी, जिसका हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। अगर हम ये प्री कंप्यूट नहीं करेंगे तो हमें हर बार जब भी 2 जंप कैलकुलेट करना है, हमें एक लूप लगाकर इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको प्री कंप्यूट कर लेंगे, ताकि हमारा टाइम की सेविंग हो सके। आई होप आपको इस कॉन्टेक्स्ट की चारों प्रॉब्लम्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आपके अगर कुछ भी डाउट्स हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू गाइस।